हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 9th के साइंस की, और जिसमें कि चैप्टर 1 को हम दोबारा से एक बार पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी। तो लास्ट सेशन में सारी वस्तुओं की बात हुई थी। जितनी भी वस्तुएं क्या करती हैं, आपका आयतन घेरती हैं, साथ ही जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है, इन सबको क्या कहा जा रहा था? पदार्थ कहा जा रहा था। ठीक है। फिर हमने उस पदार्थ के अलग अलग गुणों की बात की और उन गुणों के आधार पर उनको क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में मुख्य रूप से क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई करने के बाद हमने उनमें क्या देखा था? डिफरेंसेस देखे थे कि गुणों में अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसके क्या क्या गुण होंगे, अगर वो द्रव अवस्था में होगी तो उसमें क्या गुण होंगे, अगर वह गैसियस अवस्था में है तो उसमें क्या गुण होंगे। तो सारे गुण हमने यहाँ पर देखे थे। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन सभी का और तब आगे अपना नया टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चारों ओर जो भी चीजें दिख रही हैं आपको, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप जिनको स्मेल कर पा रहे हैं, वो सारी क्या है? पदार्थ की श्रेणी में आ रही हैं, क्योंकि उनमें द्रव्यमान है और वो आयतन भी घेर रही है। ठीक है। इतना पदार्थ के बारे में था। यहाँ पर एक पॉइंट आया था, ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अदर, यानी कि मैटर क्या है? आपका पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। उन कणों के मध्य में स्थान है, रिक्त स्थान, जिसको कि इंटर पार्टिकल स्पेस कहा जा रहा है, यानी कि आपका अंतर अणु स्थान कहा जा रहा है। और इन कणों के मध्य में या अणुओं के मध्य में क्या हो रहा है? एक बल कार्य कर रहा है, जिसको आकर्षण का बल कहा जा रहा है या अंतर आणविक आकर्षण बल भी से कहा जा रहा है। ओके। साथ ही स्टेट ऑफ मैटर्स की बात की, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं थी। आपका भौतिक अवस्थाओं की बात हो रही है। ठीक है। जब हम अवस्था यहाँ पर बोल रहे हैं तो भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं पाई जाएंगी पदार्थ की, या पदार्थ इन 3 अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा। ओके। इस प्रकार से सॉलिड, यहाँ पे बर्फ का एग्जाम्पल दिए, पानी का एग्जाम्पल दिया है, यानी कि जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में पानी के रूप में, और गैसेस स्टेट में स्टीम यानी कि भाप और वेपर वाष्प के रूप में। ओके। वहीं पर पहली अवस्था ठोस थी, आपस में कण इस प्रकार से टाइटली बॉन्डेड होंगे या पैक्ड होंगे, आप कह सकते हैं। बीच में रिक्त स्थान बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ओके। द्रव की बात हुई थी, यानी कि लिक्विड में आपको कणों के मध्य में स्थान ठोसों की अपेक्षा क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या हो जाता है? ठोसों की अपेक्षा कम हो जाता है। ओके। इसीलिए फ्लूडिटी का गुण भी इसमें होता है। तरल में क्या होता है? बहने का गुण होता है द्रव में ना। और बहने का गुण कैसे होता है? ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। तीसरी अवस्था थी गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में हमने क्या बात करी कि जो अंतर आणविक स्थान है वो बहुत ज्यादा हो गया है, वहीं पर आकर्षण बल जो है वो कम हो गया है। ओके। तो आकर्षण बल यहाँ पर आप कहते हैं कि नगण्य भी होता है। ओके। तो ये 3 अवस्थाएं थी जिनके बारे में हमने बात की थी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमने डिफरेंसेस देखे थे, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, गुणों के आधार पर। जहां हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी बोली कि शेप और वॉल्यूम कैसा होगा, यानी आकार और आयतन की बात करेंगे, तो यहाँ पर फिक्स शेप और वॉल्यूम होगा, यानी कि आकार और आयतन निश्चित होगा। यहाँ पर आयतन निश्चित होगा लिक्विड में, लेकिन आकार कैसा हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। गैसेस का आकार, आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसको पूरा आयतन घेर लेते हैं, साथ ही आकार उसी बर्तन का या उसी कंटेनर का क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। एनर्जी की बात करेंगे, ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा इनके अणुओं के मध्य होती है। यहाँ पर मीडियम रेंज की एनर्जी पाई जाती है और यहाँ पर अणुओं में या कणों में हाईएस्ट एनर्जी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, तो जैसे ये ठोस है तो इस ठोस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो कैसी होती है? लोएस्ट होती है, यानी कि डिफिकल्ट टू कंप्रेस आप बोलेंगे। ओके।
वहीं पर नियरली डिफिकल्ट यानी पानी को कंप्रेस किया जा सकता है, द्रव अवस्था में किसी भी पदार्थ को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन नियरली डिफरेंट यानी डिफिकल्ट यानी कि थोड़ा मुश्किल होगा उनको कंप्रेस करना, वहीं गैसों को कंप्रेस करना इजी होता है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रेगुलर और क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, जैसे कि हमने पहले देखा लिक्विड में ऐसा रैंडम अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, वहीं गैसेस में रैंडम और मोर स्पार्सली अरेंज्ड होते हैं मॉलिक्यूल जो गैस के होते हैं। फ्लूइडिटी यानी कि बहने का गुण इस प्रकार से होता है, कैनॉट फ्लो बहते नहीं है ठोस, फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ऊपर कोई लेवल है उससे नीचे लेवल की तरफ को क्या होता है, फ्लो होता है द्रव का, वहीं पर जो आपकी गैसेस होती है उनका फ्लो सभी डायरेक्शंस में होता है। ओके, मूवमेंट किस प्रकार से होता है, तो इसके पार्टिकल में मूवमेंट नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है ठोस का। ओके, वहीं पर यहाँ पर मूवमेंट डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर। ओके, यानी कि जो आकर्षण बल लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम यानी कि गैस के एक अणु में मूवमेंट यानी कि जो हलचल हो रही है, गति है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो रही है और बहुत ज्यादा है। इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि रिक्त स्थान जो है यहाँ पर बहुत कम है ठोसों में, इसमें थोड़ा ज्यादा है ठोसों की अपेक्षा, और इसमें सबसे ज्यादा है। यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ठोसों में जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास में है और उनके बीच में चूंकि आकर्षण बल बहुत ज्यादा है इसलिए वो पास में। और मीडियम रेंज का लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, जबकि गैसों की अपेक्षा ज्यादा होता है। गैसों में मिनिमम आपको इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यानी कि वो आकर्षण बल देखने को मिलेगा। डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व, ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा, इनका मीडियम रेंज का यानी कि सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। गैसेस में आपका डेंसिटी सबसे कम देखने को मिलेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये विसरित नहीं होते हैं ठोस आपके। लिक्विड क्या होता है, डिपेंड ऑन द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ये विसरित हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और मैक्सिमम आपको विसरण जो होगा वो कहां पर देखने को मिलेगा, गैस में। गैस बहुत ज्यादा क्या होती है, विसरित होती है। ओके, तो ये सब हमारा किसके बारे में था, आपकी तीनों जो भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उनके बीच में उनके गुणों के आधार पर हमने क्या देखा, अंतर स्थापित किया। तो ये प्रश्न आएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ आप कर लेंगे। आज बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की भौतिक प्रकृति। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति क्या है, एक भौतिक संपत्ति पदार्थ का वह पहलू है जिसे उसकी प्रकृति या संरचना को बदले बिना देखा या मापा जा सकता है, यानी अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ अ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कंपोजिशन। अगर मैं इस पेन की भौतिक प्रकृति की बात करूं तो अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप बताएंगे कि ये देखने में कैसा लग रहा है आप, ठीक है, इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका कंपोजिशन, ये किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, इसमें अगर छोटे छोटे कण हैं तो उन कणों की प्रकृति किस प्रकार से। ठीक है, तो बिना किसी परिवर्तन के, इसमें हमने किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया, ऐसा नहीं किया कि इसको पिघला करके हम दूसरी अवस्था में ले गए या फिर इसमें कोई और चीज मिला दी। अगर ये प्लास्टिक से बना हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं है कि हमने इसमें आयरन मिला दिया, स्टील मिला दिया, रबर मिला दिया, कोई भी अन्य सब्सटेंस मिला दिया है, इसमें कुछ नहीं मिलाया है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, इसकी नेचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया प्रकृति में, और संरचना को बदले बिना, संरचना भी हम इसकी नहीं बदल रहे हैं, उस चीज को क्या कहेंगे आप, फिजिकल नेचर कहेंगे, यानी भौतिक प्रकृति। यानी कि जैसे कि आप सिंपली किसी भी वस्तु को देखते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करें। ओके, भौतिक प्रकृति आपको क्या बताएगी, उसकी संरचना के बारे में बताएगी, उसके घटकों के बारे में बताएगी कि वो किससे मिलकर के बना हुआ है, उसके कणों के बारे में बताएगी कि वो पदार्थ क्योंकि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, उनके बारे में बताएगी। ठीक है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, यह मौजूद पदार्थ की मात्रा से स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि इसमें कितनी मात्रा है उसकी बात नहीं हो रही, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, यानी कि हमने इसका द्रव्यमान नहीं नापा है कि द्रव्यमान नाप करके हम बोले, हमने सिर्फ पदार्थ की बात की है, और वो स्वतंत्र है कि इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है, या कितना इसमें, अगर ये प्लास्टिक का है तो कितना प्लास्टिक इसको बनाने में लगा है। ठीक है, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा।
तो मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, जब आप फिजिकल नेचर की बात करते हैं, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कोई एक चीज आपको दे देंगे, ठीक है। सपोज ये पेन है, ये आपको दे दिया, उन्होंने बोला इसके भौतिक गुण बताओ, तो इसके भौतिक गुणों में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले देख करके आपको क्या लगेगा, आकार किसका है, क्या है, यानी कि अवस्था कौन सी होगी। आपको ये ठोस लग रहा है तो आप कहेंगे कि ये पेन है, इसकी जो अवस्था है, भौतिक अवस्था है, वो ठोस है, ठीक है, दिख रहा है आपको, आकार आयतन इसका क्या है, निश्चित है। उसके बाद रंग की बात करेंगे कि इसका रंग किस प्रकार का है, तो आप कहेंगे इसका रंग सफेद है। देन और क्या आएगा भौतिक गुणों में, आप इसकी स्मेल, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, सुगंध की बात करेंगे, इसमें किस प्रकार की गंध आ रही है, तो ये आप कहेंगे ऑर्डरलेस है। सपोज इस पेन में किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं, या आप लिख सकते हैं कि बहुत अच्छी सुगंध वाला है, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी एक प्लीजेंट स्मेल आती है, या फिर बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो आप फिर उसके बारे में वहां पर क्या करेंगे, पूरा इलेबोरेट करेंगे कि इस प्रकार से। तो ये क्या हो गए, ये 3 आपकी भौतिक गुण हो गए। किस किस की बात करी, रंग की बात करी, गंध की बात करी हमने, भौतिक अवस्था की बात की, बनावट की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका गलनांक की बात कर रहे हैं। गलनांक यानी कि इस पेन का अब आप एक सिरा लेंगे छोटा सा, और फिर क्या करेंगे, उसको मेल्ट करके देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सेम आप किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, क्वथनांक की। किसी अगर कोई लिक्विड है तो उसको आप क्या करेंगे, बॉइल करेंगे द्रव को, और उसका क्वथनांक आएगा तो उसको नोट करेंगे। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, विलेयता जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वो आप चेक करेंगे। इस पेन को आपने पानी में डाल दिया सपोज, और पानी में क्या कर रहा है, नहीं घुल रहा है। फिर हॉट वाटर में आपने गर्म पानी में इसको डाल दिया है, उबलते पानी में आपने डाल दिया है, किसी और आपने सॉल्वेंट में डाल दिया। अब वाटर तो सॉल्वेंट है, वाटर के अलावा भी बहुत सारे सॉल्वेंट है ना, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है आपका। तो उसमें अगर आप इस पेन को डाल रहे हो और ये घुल रहा है, तो आप उस विलेयता की बात भी वहां पर करेंगे। तो सिंपली फिजिकल नेचर में आपने इस पेन में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करी, ना ही आपने इससे क्या किया, इसका कोई संरचना में परिवर्तन किया है। आपने एज इट इज जैसा ये पेन था इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, और उसमें क्या क्या चीजों की बात की, रंग की बात आपने की, गंध की बात की आपने, और भौतिक अवस्था की बात की, अपीयरेंस कैसा है उसकी बात की। साथ ही साथ आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की, और विलेयता की बात की। तो ये सब कुछ आपका भौतिक गुणों के आधार पर आता है, और पदार्थ के भौतिक प्रकृति के अंतर्गत। ओके, तो ये सब नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, चलिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जब पदार्थ में हमने क्या कहा कि पदार्थ आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि वो कण भी क्या है, वो कण भी आपके पदार्थ हैं। तो उन कणों की बात कर रहे हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं, गुण आप बोल सकते हैं, वो क्या होंगे, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के लक्षण या विशेषताएं आप बोल सकते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। Everything that we can touch, see, hear, taste and also smell is matter, ठीक है। तो जब हम टाइनी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे कण क्या हैं, तो वो छोटे छोटे कण भी आपके पदार्थ ही हैं। और पदार्थ आप जिसे कह रहे हैं, यानी कि उन छोटे कणों को भी आप क्या कर सकते हैं, उनमें द्रव्यमान होगा, उनमें आयतन होगा, और एवरीथिंग दैट वी कैन टच, जिसको भी हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सी देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं यानी स्वाद ले सकते हैं, चख सकते हैं उसे, स्मेल ले सकते हैं, छू सकते हैं। ओवरऑल हम कहें कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी किसमें आएंगी, पदार्थ की श्रेणी में आएंगी, यानी कि वो छोटा कण भी क्या है, पदार्थ ही है। इट इज मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आईज, ठीक है। तो इनको नेकेड आईज से आप नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे ये कण होते हैं, और पदार्थ आपका क्या है, इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सब हमने किसकी बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के लक्षण या उनकी जो विशेषताएं थी उनकी बात की थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि क्या होता है, जो जितने भी कण हैं पदार्थ के, उनके बीच में खाली स्थान होता है, यानी कि रिक्त स्थान पाया जाता है,
जिसके आधार पर ही हमने कल ठोस, द्रव और गैसों में क्या किया था, उनको विभाजित किया था। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यह विशेषता किसी पदार्थ की अन्य पदार्थों में घुलनशीलता के पीछे की अवधारणाओं में से एक है। कैसे? जैसे आपने पानी लिया, पानी आपका क्या है, पदार्थ है ना। कैसे है पदार्थ? वो आयतन भी घेर रहा है, अगर आप ग्लास में रख रहे हो तो ग्लास में एक स्पेस कवर कर रहा है वो। उसके अलावा उसका मास भी होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसमें, तो यानी कि वो पदार्थ है, पानी पदार्थ है आपका। आप क्या करते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, पानी में चीनी डाला आपने और फिर आप क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद चीनी उसमें घुल जाती है, तो वो चीनी गायब कहाँ हुई, ये हमें समझना है। वो चीनी कहाँ जाती है, जो पानी के कण थे उनके बीच में रिक्त स्थान थे, ठीक है ना, क्या थे, रिक्त स्थान। जैसे हमने कहा हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में हमने क्या लिया था, इस ग्लास में हमने पानी लिया था, पहले हमने क्या डाला इसमें, H2O डाला, वाटर। हमने क्या बोला, द्रव का जो क्या होता है, कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है उनमें, यानी कि कणों के मध्य में रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम मान लेंगे कि द्रव के कण इतने दूर हैं, यानी पानी के। और ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ये रैंडमली कहीं भी बिखरे हुए रहते हैं कण, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, हमने इसमें ऐड कर दी शुगर। शुगर जब आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या होता है, कुछ टाइम तक तो आपको शुगर दिखेगी, थोड़ी देर तक, उसकी जब तक वो घुलती नहीं है, घुलने में थोड़ा समय लेगी, तो कुछ देर बाद शुगर गायब हो जाती है। तो वो शुगर जाती कहाँ है, वो शुगर जाती है इन जो पानी के कण थे उनके बीच में जो रिक्त स्थान था, वहां पर वो शुगर के कण आ गए। तो इससे आप क्या समझते हैं कि यानी कि पानी का के जो कण थे या अणु थे उनके बीच में पहले से रिक्त स्थान था, खाली जगह थी, जिसमें कि जो आपने शुगर ऐड करी वो वहां जाकर के बैठ गई या फिर वहां पर उसने वो वाले स्थान को कवर कर लिया। ठीक है, तो ये पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होने की पुष्टि भी करता है। ओके, तो यह विशेषता किसी पदार्थ की अन्य पदार्थों में घुलनशीलता के पीछे की अवधारणाओं में से एक है। उदाहरण के लिए चीनी को पानी में घोलने पर पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पर हमने क्या देखा, इतना ही लेवल है, इससे ऊपर लेवल नहीं गया, कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के बीच के अंतर कणों में चले गए, या फिर आप क्या कहेंगे, अंतर आणविक स्थान में चले गए। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहली विशेषता हो गई है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं अपने पास, उनके जो कण हैं उन कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाएगा। डिपेंड करता है उनकी भौतिक अवस्था पर, कि अगर भौतिक अवस्था ठोस होगी तो वो इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि वो कणों के मध्य का स्थान कम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, और वहीं पर अगर द्रव अवस्था है तो ठोसों की अपेक्षा वो रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और गैसों में वो रिक्त स्थान बहुत अधिक हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जब हम कणों की बात करते हैं तो वो कण हमेशा गतिशील हैं। इसमें हमने क्या कहा था कि ठोस की जब हम बात करते हैं वहां पर गतिशीलता बहुत कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है, इसीलिए रिजिड उनका स्ट्रक्चर है, कठोर एक उनकी संरचना है। वहीं पर द्रव में आपको रिजिडिटी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वहां पर जो क्या है, मोशन आपको देखने को मिल रहा है। वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है कि कहीं पर फोर्स ज्यादा है, कहीं पर कम है। आपने देखा होगा
कोई तरल बहुत ज्यादा तरल होता है इसलिए उसमें फ्लूइडिटी का गुण ज्यादा पाया जाता है, यानी कि वो बहता बहुत अच्छा है। वहीं पर कई द्रव ऐसे होते हैं जो थोड़ा गाढ़े टाइप के होते हैं, विस्कस, तो उनमें उतना अच्छा फ्लूइडिटी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है उनके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पर। वहीं पर जब हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन में भी वो चीज आएगी आपकी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो पार्टिकल में मूवमेंट कम हो जाएगा। ओके, वहीं पर गैसेस के बीच में के जो पार्टिकल होते हैं उनमें मूवमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, हवा के जो यहाँ पर आसपास कण हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर या फिर मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब परफ्यूम यहाँ पर खोला तो स्मेल वहां तक गई। ठीक है, तो वहां दूर तक क्यों गई, क्योंकि हवा के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील है। ठीक है, तो ये किसका प्रॉपर्टी हो गया, ये विशेषता हो गई आपके जो भी पदार्थ के कण हैं उनकी। तो यानी पदार्थ के कण हमेशा कैसे रहते हैं, गति में रहते हैं, उनकी अवस्था के आधार पर गति बदलती है। पदार्थ के कण अपनी गति ऊर्जा के कारण निरंतर यादृच्छिक गति दिखाते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। ओके, तापमान में वृद्धि से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे वे अधिक तेजी से चलते हैं। इसीलिए आप क्या कह रहे थे, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसीलिए अवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपने क्या किया, ठोस को गर्म कर दिया, तापमान दी ना, तापमान में वृद्धि की तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। इसीलिए द्रव अवस्था में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। द्रव को आपने और ज्यादा तापमान दिया तो उसके जो कण है वो और गतिशील हो जाएंगे और इस वजह से वो फिर क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि गैसियस स्टेट में आपका क्या है कि जो कण है उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी हुई कि पदार्थ के कण हमेशा कैसे होते हैं, गति में रहते हैं या गतिशील होते हैं। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जिस अट्रैक्शन फोर्स की बात की थी उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तीसरा गुण क्या है कणों का, कि कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। दो कण है, सपोज अगर ये वाला कण ए है ये बी है आप कह रहे हैं, तो ए वाला कण बी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वहीं बी वाला कण भी क्या करेगा, ए को अपनी तरफ को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कणों के मध्य आकर्षण फोर्स, आकर्षण का बल लग रहा है। ए और बी के अलावा सी और डी भी हैं, तो सभी कणों में आपस में क्या लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, जिसके द्वारा पदार्थ जिसमें कि ठोस अवस्था में उसको एक दृढ़ संरचना प्राप्त है, लिक्विड में वो आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए उनमें थोड़ी फ्लूइडिटी है। और गैसों के केस में क्या हो जाता है, वो आकर्षण बल नगण्य हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इस वजह से वो कहीं भी आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर वहां पर प्रतिरोध कुछ कार्य नहीं कर रहा है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इजीली हवा में भी हैंड मूव कर पा रहे हैं। जबकि पानी में अगर हम हैंड मूव करेंगे या हम चलते हैं तो थोड़ा हमको कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। और ठोसों में चूंकि वो आकर्षण बल बहुत ज्यादा है कणों के मध्य, इसीलिए हम किसी ठोस वस्तु को पार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उस आकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य ही नहीं कर पा रहे उतना ज्यादा। ओके, तो इस प्रकार से तीसरा गुण क्या हो गया, पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रत्येक पदार्थ में कणों के बीच अंतर कण आकर्षण बल या अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें इस बल पर काबू पाने की जरूरत है या इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। बल की शक्ति एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भिन्न होती है। ठीक है ना, तो यानी बल अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने क्या बोला, लिक्विड में अलग है, गैसेस में अलग है, वहीं आपके ठोस में अलग है। तो आज के सेशन में हमने किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों की बात की, जो कण थे उन कणों की हमने तीन यहाँ पर क्या देखी, विशेषताएं देखी। पहला आपका था कि कणों के बीच में रिक्त स्थान है, दूसरा है कण जो है वो निरंतर गतिशील है, तीसरा है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।